मैं हूँ हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय नेटवर्क पर। आज हम अभी उपस्थित हैं दिल्ली में, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। जैसे कि देश के बीच में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव जो जोरों पर हैं। दिल्ली के बीच में 25 तारीख को वोट डलने हैं। यहाँ से डॉक्टर उदित राज उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं योगेश चंदेलिया जी, और असंख्या समाज पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं सुभाष विसाइया जी। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि पिछले, अगर हम बात करें तो 30-35 साल से, जब से दिल्ली जो है एक उपराष्ट्र बना है, तब से अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे उम्मीदवार आए जिन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा, लोकसभा का जीते। उदित राज भी यहाँ से सांसद रहे, और इससे पहले हंस भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। आप देख सकते हैं कि इस समय भी हम शामनगर एक्सटेंशन के बीच में हैं। कितना यहाँ पर गंदगी है, ये लोग कैसे यहाँ पर जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। किसी भी सांसद के पास, विधायक के पास या निगम पार्षद के पास इतना समय नहीं है कि वो आए और इनकी समस्याओं को देखे। ये देख सकते हैं कि अभी गर्मियों का समय है, नालियाँ पूरी तरह से पानी से भरी हैं, गंदगियों से लबालब हैं। यहाँ पर जो है मच्छर पनप रहे हैं, डेंगू का समय चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे इन घरों में रहते हैं, कभी भी वो किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आज जो यहाँ से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से जो चुनाव लड़ रहे हैं सुभाष विसाइया जी, आज हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो जो चुनाव में उतरे हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें गठबंधन है, गठबंधन से कांग्रेस के जो साझे उम्मीदवार हैं उदित राज जी हैं, IAS अधिकारी थे, एक बार वो सांसद रह चुके हैं। लेकिन उनके सांसद रहने के बाद भी जब उनका 5 साल का कार्यकाल का था, तो हमने भी आपको सिर्फ अभी एक क्षेत्र दिखाया है। अभी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जगह जगह जाकर दिखाएँ कि उनकी जो क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, उसके बीच में किस प्रकार की गंदगी है, और उन्होंने अपने काम में अगर कार्य किए होते तो आज उनको जगह जगह रैलियां नहीं करनी पड़ती। आज हमारे साथ असंख्या समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनसे, इंदर जी से हम बात करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। सर, जैसे कि अभी आपने ये पार्टी बनाई थी, आज से 11 साल पहले आपने इस पार्टी का निर्माण किया था। आपने काफ़ी समय, काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लोगों में गए, काफ़ी जनता के बीच में आप गए, और आपके मन में ये पार्टी बनाने का कैसे आया, विचार कैसे आया? मैं सर्वप्रथम देशवासियों को नमस्कार करता हूं, और जो हमारे मीडिया के जो भारी हैं, उन्होंने जो हमसे क्वेश्चन किया है, मैंने ये देखा है कि पूरे भारत में जो जातियां इन पार्टियों से अनभिज्ञ थी, उनका दर्द मैंने देखा, उनकी गरीबी देखी, जिनके पास रहने के लिए आसानी भी नहीं है। जैसे सांसी, कंजर, बेड़िया, बावरिया, नट, सिकलीगर, ढेया, सपेरा, कुचबंधिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमंगता, तेली बदिया, पारधी, बेलपारधी, हबूड़ा, कालवेलिया, नक्काल, भेड़कुट, और मतलब और भी अन्य जातियां हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ है सन 1947 में, उस समय से आज तक इन जातियों का पूरे भारत में एक भी विधायक या सांसद नहीं है। मैंने इस चीज़ पर रिसर्च किया, क्या ये पैसे वाले ही देश के सांसद, विधायक और जो है मतलब मिनिस्टर बनेंगे? क्या इन गरीबों को कौन अधिकार देगा जो इतनी जातियां हैं? ये लोग आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और गलियों में भीख मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आज आपको भी 10 साल के लगभग हो चुके हैं, लेकिन इन गरीबों को क्या दे रहे हो आप? उनके आज तक राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। मैं बहुत लोगों के पास गया हूं, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, और पुल के नीचे सोकर अपना गुजारा कर रहे हैं। दिन भर भीख मांगते हैं और पुल के नीचे सोते हैं। क्या यहाँ के देश के लीडरों की सबकी आंखें फूट गई है? क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज
माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के बारे में बताया कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जिस समय कोरोना काल शुरू हुआ था, क्या उसी समय इन गरीबों की गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद करना अति आवश्यक था? 5 किलो अनाज देने का मतलब यह है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जैसे चिड़िया को दाना डाल दो, वो चुगे ना चुगे तो मर जाए। अनाज के बदले में जीएसटी लगा दिया ना, पे अब हर चीज पे जीएसटी लगा दी। देखिए मेरा कहने का मतलब ये सब्सिडी, गैस सिलेंडर की सब्सिडी जो थी उसको खत्म कर दिया उसी टाइम कोरोना काल के समय में। अच्छा, जीएसटी लगा दी, हर एक चीज पे जीएसटी लगा दी। अब वो फ्री का काहे का है, वो हम लोगों के खून से निकाला जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अब देखिए पौधे लगाते हैं, सरकार पौधे लगा रही, एक एक माली को 60-60 हजार रुपए दिया जा रहा है। पार्कों में क्या है, झाड़ लगाए जा रहे हैं। यदि इन्हीं पार्कों में नींबू के पौधे लगाए जाएं तो क्या नींबू का रेट कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इन्हीं पार्कों में यदि आम के पेड़ लगाए जाएं, पहले जो शासन था हमारा, तो रोड के किनारे आम के पेड़ लगते थे। आम के पेड़ लगकर उस आम के पेड़ की कोई गरीब आदमी तोड़कर चटनी बनाकर रोटी खा सकता था। लेकिन आज कहाँ के पेड़ लग रहे हैं? बबूल के पेड़, कांटे, मतलब कांटों की, जो कांटे दिन के दिलों में कांटे हैं तो वो कांटे ही बोएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, असंख्य समाज पार्टी ये चाहती है कि जो सत्ता से दूर है, जिनको आज तक सत्ता के बारे में किसी को अवगति नहीं कराया गया, असंख्य समाज पार्टी उनको प्लेटफार्म पर लाकर और उनको भी सत्ता का अधिकार दिलाएगी। सर, जैसे कि भी आपने बताया कि जो यहाँ पे जो भी मतलब बनता है, जो आपने बहुत सारी जातियाँ गिनाई, उनमें से कोई लोग नहीं होते, और जो बने हैं जिनका की कर्तव्य है कि वो जनता की सेवा करने के लिए, जब भी आज जाएंगे, आज आप तो आज वो जनता के पैर तक छू रहे हैं कि जी हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमारे को मौका दो। लेकिन आपकी गलियों के बीच में जो ये दुर्दशा है, आपने देखा जो ये पूरा एरिया इस तरफ का, ये सारे एरिया में हम गए, हमने सर्वे किया, हमने देखा कि इस प्रकार की हालात है। तो जो कभी आपके यहाँ पे जो भी चुना हुआ उम्मीदवार है, चाहे वो निगम पार्षद हो या विधायक हो या कभी सांसद, कभी यहाँ पे आया आपके पिछले 5 साल में? आज तक हमारे सांसद पहले थे यहाँ के उदित राज जी जीते थे बीजेपी से ही। बीजेपी से जब उनकी कुछ अनबन हो गई तो वो कांग्रेस में आ गए। वहाँ से फिर कांग्रेस से टिकट लड़ा उन्होंने, वो हार गए। फिर हमारे जो है ना हंसराज हंसी जीत गए। ना तो उदित राज जी 5 साल में एक बार क्षेत्र में आए, ना ही हंसराज हंसी 5 साल में एक बार आए। अब उन्होंने योगेंद्र जी चौंदेलिया जी को बीजेपी ने कैंडिडेट बना दिया कि नए चेहरे को ले आया ना, कि उनको जूते मारेंगे लोग, पब्लिक उनको अपमानित करेगी, इसलिए उन्होंने कहा नए चेहरे को लाओ, इसको कहेंगे ये बहुत अच्छा है। उदित राज जी कांग्रेस की तरफ से आ गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जनता उनसे सवाल करेगी, लेकिन वो क्षेत्र में जा नहीं रहे। वो तो अपने घर में बैठ के और अपने कुछ चमचों को भेज रहे हैं क्षेत्र में कि पंपलेट बांट दो, जनता को गुमराह करो। लेकिन जिस दिन वो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। सुभाष जी, जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो आपको हम शुभकामनाएं देंगे कि आप चुनाव में उतरे हैं और आपने इतना बड़ा मतलब कि जो एक संघर्ष करने का जो निश्चय किया है, एक हम कहें तो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि जैसे कि आज हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपया आज चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, बिना उसके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मीडिया जो है वो काफ़ी हद तक पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जनता की समस्याएं जो जनता की समस्याओं को हम लोग जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो जैसे कि आपने एक निश्चय किया चुनाव लड़ने का और आप यहाँ से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से सांसद के उम्मीदवार हैं, तो सर आपका क्या विजन है, आप क्या मतलब सोच लेके चले हैं? जैसे कि हमने तो देखा, हमने पूरी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके बारे में बताया। अगर कुछ पॉश एरिया को छोड़ दो जो कि पहले से ही विकसित हैं, तो वहाँ पे तो विकास की ज़रूरत है नहीं। जो सेक्टर्स हैं, जो सोसाइटी है, वहाँ पे तो पानी भी आ रहा है, सीवरेज भी है, सफाई की व्यवस्था भी है, वहाँ पे माली भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन जिन कॉलोनियों को ज़रूरत है, वाकई में ही जो ज़रूरत है, जैसे आपका ये सामने अगर एक्सटेंशन है, यहाँ पे देखिए आप कि नालियों का क्या हाल है, कितनी गंदगी है। तो सर ये जो इन समस्याओं का समाधान अगर आप बनते हैं तो आप कैसे करेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने गुरु इंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे लोकसभा का टिकट दिया, और मैं सशस्त्र प्रणाम करता हूँ। देखिए, हम जमीनी क्षेत्र से चलते आ रहे हैं
और मैंने जमीन सतर पे ही सब लोगों की सेवा करी है, हर समाज की सेवा करी है। घर पर जा जाके हमें पता है क्या पीड़ा है, बहुत ही दर्दनीय पीड़ा है लोगों के अंदर। ना उनको दवाई मिलती है टाइम पर, ना खाना पीना मिलता है टाइम पर। इतनी महंगाई हो गई है आप पूछो मत, बहुत तराई मच रही है सब जगह। मैं जमीनी स्तर पर चला हूँ, मैंने सब अपने जो हमारी जो लोकसभा है मैंने भ्रमण किया है, तो बहुत ही लोग दुखी हैं और बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। सर जैसे कि भी आपने बताया कि हाहाकार मचा हुआ है, जैसे कि ये लोग आते हैं, अब हंसराज हंस की बात करते हैं, जो हमारे जो बड़े नेता बैठे हैं, अगर हम कहें तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो नेता बैठे हैं उनकी कोशिश ही होती है वो किसी तरीके से भी बहुमत हासिल कर लें और अपनी सरकार केंद्र में बना लें। अब देखिए कि हंसराज हंस जो कि लुधियाना के निवासी थे, उनको पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ाया गया। वो चुनाव लड़ने के बाद कभी अपने क्षेत्र में तो क्या कभी यहाँ दिखे भी नहीं, ठीक है। और जब उनसे मीडिया ने प्रश्न किया तो उनका कहना था कि भैया मेरे को यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया था, मैंने किसी से मत नहीं मांगे, मुझे कोई मतलब नहीं था। और आगे अब लुधियाना से लड़ाया जा रहा है तो वहाँ भी मैं मत नहीं मांग रहा और ना ही मैं दोबारा मत मांगने के लिए जाऊँगा। तो इसलिए जो व्यक्ति की ये सोच है कि उसको मत चाहिए ही नहीं जनता का दूसरी बार, तो क्यों विकास करेगा? देखो जी, जब से ये लोग आए हैं ना तो रोजगार इन्होंने दिया है, ना ही महिलाओं की सुरक्षा हुई है। महिला बेचारी सुरक्षित नहीं रही, रोजगार तो बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। जो बड़ी पार्टी अपना नाम दिखा करके जो लोगों को बहकाते हैं, लोगों को बहका के ले आते हैं और अपने वोट बना लेते हैं, फिर वो आके पूछते भी नहीं। सुभाष जी, वो तो जो मोदी जी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो यही नारा दे के आए थे ना कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हमें दिया नहीं, कुछ भी ना रोजगार दिया और ना ही किसी को पैसा दिया। जो पहले वादे किए थे मैं इतने बैंक में पैसे डालूं, 15 लाख दूंगा, पर कोई पैसा नहीं आया है और बड़ी शर्म की बात है। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको दिखा करके, उनको कैंडिडेट बना करके तो लोगों से वोट लेते हैं और लोग उनके जनता बहका में आती है, तो ये सही बात, अच्छी बात नहीं है। जो कि जमीन सतर पे चल रहे हैं, हमने गरीबों की चीज देखी है, हमने गरीबों का रोनापन देखा है, हम गरीबों में गए हैं, हम लोगों से पूछा है, ना तो रोजगार है, ना खाने के लिए रोटी है, ना खाने के लिए कोई अनाज है, तो इसलिए बहुत लोग जनता दुखी है। तो आपका कहना है कि अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, अगर आप सांसद बनते हैं, तो आपकी जो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमने पहले भी गरीबों की सेवा करी है, ना होने के हम जब संसद उसमें भी नहीं है, फिर भी हमने सेवा करी है समाज को जा करके। और अब भी हमारी ये टीस है, हमें अपने कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए गरीबों के लिए, तो हमने गरीबी देखी है, हम गरीबी जानते हैं गरीबी होती क्या है। जहाँ जो महिला की सुरक्षा नहीं है वहाँ हम कार्य करेंगे, पूरा सुरक्षा देंगे। और जो हमारे कारोबार जो छीन लिए गए हैं, जो हमारे को पूरे कारोबार नहीं मिल रहे, लोगों का पूरा विकास नहीं हो रहा है। देखो मजदूर आदमी है, उसको 10-12 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। 10-12 हज़ार क्या होता है? एक परिवार में 4 बच्चे भी हैं, 10-12 हज़ार से परिवार उसका पलता नहीं। जो 100 करोड़ जनता है ना हमारे देश की, मैं आपको एक सरकारी आंकड़े बताता हूँ, उनकी जो इनकम है 200 रुपये रोज़ से लेके 500 रुपये रोज़ तक है। अगर हम महीने की बात करें तो 6,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक। और अगर आज हम 1 लीटर दूध की बात करते हैं तो उसकी कीमत 70 रुपये है। यदि एक घर में छोटा बच्चा है और जो 300 रुपये रोज़ कमा रहा है, हम एक औसत लेके चलते हैं, तो 2100 रुपये का वो दूध कहाँ से लेगा, कहाँ से बच्चे को दूध पिलाएगा, कहाँ से मकान का किराया देगा, कहाँ से मोबाइल का बिल देगा, कहाँ से घर का खाना खाएगा, कहाँ से बच्चों की फीस देगा? सर कैसे चलेगा? मोबाइल तो छोड़ो, घर का खर्चा नहीं चल सकता। इसमें 300 या 2100 रुपये क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। इतनी महंगाई चरम पे चल रही है। आप अगर जाओगे बस में भी जाओगे या 3 व्हीलर में जाओगे 200-300 ले लेता है। अगर आप एक गांव से दूसरे गांव में कमाने जाओगे, मजदूरी करने के लिए जाओगे तो 200 रुपये खर्चा लग जाएगा। उससे बचेगा क्या मजदूर को? मजदूर की मजदूरी पूरी नहीं होगी, वो अपने बच्चे कैसे पाल सकता है? बहुत ही इस टाइम गरीबी बहुत छाई हुई है हमारे देश के अंदर, और अब हमारा देश बहुत गरीब हो चुका है। जो सरमाएदार हैं वो अपने ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अब पार्टियाँ बना करके अपना बढ़िया कैंडिडेट करके, मालदार कैंडिडेट खड़े करके अब दिखाइए जी। अब 96 लाख रुपए इन्होंने किया है, वे एक कैंडिडेट 96 लाख कर सकता है। हमारे पास 96 रुपये भी नहीं होते, फिर भी हम अपनी
कार द्वारा या पैदल द्वारा, हम अपनी यात्रा द्वारा लोगों में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और लोगों को बता रहे, समझा रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गरीबों के साथ देंगे, हम गरीब आदमी हैं, आप भी गरीब हो, हम भी गरीब हैं, आपके लिए हम पूरा योगदान करेंगे। गरीब भी जानता है गरीबी की, और मालदार क्या जानता है। अब जो बड़े इन्होंने उदित राज जी पहले भी आए, पहले कोई काम नहीं किया, सबको पता है। अब दल बदल कर फिर कांग्रेस में, पहले भाजपा में थे, अब दल भाजपा कोई काम नहीं किया, अब दल बदल कर अब फिर कांग्रेस में आ गए लोगों को बहकाने के लिए, और बहकाने से ही ये वोट ले जाते हैं और काम कुछ करते नहीं। चुनाव चिन्ह क्या है? क्योंकि जब तक जनता को ये नहीं पता लगेगा आपका चुनाव चिन्ह क्या है, तब तक वो किस पर वोट डालेगा। मेरा चुनाव चिन्ह है ऑटो। अच्छा। भारी दिल्ली लोकसभा से मेरा ऑटो चुनाव है। उत्तरी पश्चिम में जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा ऑटो का निशान है। ऑटो को ही बटन दबाना और मुझे सफ़र बनाना। ऑटो ऑटो ऑटो। सुभाष जी का कहना है कि इनका चुनाव निशान है ऑटो। ऑटो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप दिल्ली के बीच में चल नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इनका कहना है कि अगर आपने ऑटो का बटन दबाया और मुझे विजयी बनाया तो मैं आपका निश्चित रूप से आपकी जितनी भी समस्या उनका समाधान करूँगा। मजदूर जतेंद्र सिंह जी, आप जो है संख्या समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं, और आप मजदूरों के बीच में, जैसे कि आपके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है मजदूर संगठन के अध्यक्ष, तो आप मजदूरों में रहते होंगे। जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। आज रोज़गार के लिए आदमी भटक रहा है, रोज़गार नाम की चीज़ नहीं है। अगर कोई ई रिक्शा चला रहा है तो इंस्पेक्टर राज इतना बढ़ चुका है कि उसको चलानों से ही मुक्ति नहीं मिलती है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से रोड पे चलता है, कोशिश करता है कि मैं 2 पैसे कमा सकूं। कोई ऑटो चला रहा है तो वो परेशान है। आज हर एक वर्ग जो है इसके बीच में समाज में जो परेशान है। तो जो मैं चाहूँगा कि आप चैनल के ऊपर बताएं कि जो मजदूर है इस समय किन समस्याओं से जूझ रहा है और किस प्रकार अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। देखिए जी, पहली बात तो यह है, जो ई रिक्शा चलाता है ना मजदूर, वो ई रिक्शा चलाता है तो एक दिन में कम से कम उसके 2 चालान हो जाते हैं। अगर चालान नहीं भी कटते हैं तो 500 रुपये तो देने ही है। 500 रुपये उसे देने हैं। अगर 500 करके 2 बार अगर उसने 1000 रुपये दे दिए तो उसके 1200 रुपये दिन में, तो वो रात के 12 बजे तक फिर चलाता है। यहाँ से मेट्रो लिठाला मेट्रो आती है, रात के 12 बजे तक 11 बजे तक मेट्रो चलाता है। तो कुल मिला के यह है कि 300-400 रुपये ने खाने पीने का गुजारा घर का करता है। मगर दिल्ली सरकार ने जो है अभी तक इन ई रिक्शा वालों के बारे में नहीं सोचा। पहले कहते थे कि हम जो है शासन प्रशासन को अपने हाथ में लेंगे, नाजायज़ नहीं चलने देंगे। मगर आज भी जो है शासन प्रशासन नाकामयाब है और नाजायज़ चल रहा है। मजदूर को अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं जीने दे रहा है। और जो मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये कहा था कि 8 घंटे के 18,000 कुछ रुपए मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे जी। 8 घंटे के 18,000 कुछ रुपए 1 महीने के मिलेंगे। मगर क्या फैक्ट्री में मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। फैक्ट्री में 12 घंटे के 12,000, 10,000, 12 घंटे के। तो आप ये बताइए कि वो मजदूर क्या करे? वो मजदूर क्या करे? मजबूरी में करना पड़ता है। मगर हमारी दिल्ली सरकार के जो नहीं, ये तो फिर उनकी कंपनी वालों की बदमाशी है ना। वो सरकार ने जबकि एक मिनिमम भत्ता जो फिक्स कर रखा है, तो उसके बावजूद भी वो नहीं देते मिनिमम भत्ता। नहीं देते ना, तो दिल्ली सरकार को वो स्कीम चलानी चाहिए ना उनके खिलाफ। क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने ऐसे कर्मचारी बिठाने चाहिए, अपने ऐसे जो है जब ईडी लगा देते हैं पीछे, मैंने सुना हाँ लगा देते हैं, तो उनके पीछे क्यों नहीं लगाते कि मजदूर को तनख्वाह क्यों पूरी नहीं देते हैं? मजदूर को भी तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए ना। बस वो तो अनाउंसमेंट कर दिया एक बार और फिर कान में रुई डाल के उसके बाद कोई लेना देना नहीं, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। सरकार बन गई, बस अपना उल्लू सीधा हो गया, वोट मिल गई पब्लिक से, गरीबों से, मजदूरों से। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर असंख्य समाज पार्टी आई या हमारा कोई सांसद जीता तो सबसे पहले इन ई रिक्शा वालों की सुधार होगा, और जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं उनके जो है कार्रवाई की जाएगी कि उनको पूरा वेतन मिले। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने क्या किया कि दल बदल कर, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता। उनको जनता से मतलब नहीं है, उनको किसी पार्टी से मतलब नहीं है। जिस पार्टी जो सत्ता में आती है, दल बदल कर ये उस पार्टी में चले जाते हैं और 5 साल जो है पूरी तरह से जो है अपने जो पद का है
उसका सदुपयोग करते हैं, ऐशो आराम से ज़िंदगी जीते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं है किसी सांसद के पास बनने के बाद कि वो इन कॉलोनियों में आए, इन कॉलोनियों की दुर्दशा देखे, जो गरीब लोग हैं इनके लिए कुछ करे, अपने क्षेत्र के बीच में कुछ रोज़गार की कोई ऐसी चीज़ें लेके आए, ऐसे साधन लेके आए जिससे रोज़गार बढ़े, ताकि जो ये लोग हैं जिनके पास की 2 समय की रोटी के लिए भी मुहताज है, इनका कहना कि जैसे कि अभी ये बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सड़कों के किनारे पुलों के नीचे सोकर रात काटते हैं। लेकिन वोट लेने के लिए सारे जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वो जाते हैं और उनसे वोट मांगते हैं और कुछ उनको पैसे का लालच देके या किसी और प्रकार का लालच देके उनसे वोट ले लेते हैं। और वोट लेने के बाद बिल्कुल भी नहीं देखते 5 साल तक जाकर कि उन लोगों की क्या स्थिति है, क्या हालात है। इनका कहना है कि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनको दवाइयाँ तक जो है वो भी नहीं मिल रही हैं, जबकि दिल्ली सरकार का दावा किया जाता है कि जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हमने, अस्पताल है जहाँ पर कि अगर कोई जाता है तो उनको किसी प्रकार की दवाई से मिलती है, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, जनसेतु, दिल्ली।